आज दो अहम केसेस हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट के सामने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी गए और साइफ़र वाले मामले के अंदर अपनी ज़मानत की दरख्वास्त की, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। लेकिन जो उनका ऑर्डर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल में उसकी बड़ी गहरे किस्म की उसके असरात मुरतब होने वाले हैं इमरान खान के ऊपर भी और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भी। अदालत का जो आखिरी पहरा है, जो ऑपरेटिव पार्ट है, उसके अंदर वो कहते हैं कि 4 हफ्ते के अंदर इनका ट्रायल मुकम्मल किया जाए। ट्रायल जेल में ही होगा लेकिन उसकी शफाफियत को यकीनी बनाना, जितनी ओपननेस उसके अंदर आ सकती है उसको यकीनी बनाना, उसके ऊपर हुक्म जारी किया गया। अब 4 हफ्ते वाला हुक्मनामा जो है वो शाह महमूद कुरैशी के केस में आया है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी उस मामले के अंदर जो ये साइफ़र वाला मामला है इब्तदाई तौर पर को एक्यूज़ थे। लेकिन आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हम ऑर्डर पढ़ते हैं तो उसके अंदर उन्होंने जो उनके ऊपर इल्ज़ाम की नोयत है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम की नोयत है उसी तरीके से अबेटमेंट का जो जुर्म शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो इल्ज़ाम है प्रिंसिपल एक्यूज़ के तौर पर ये भी शुमार किए जाएंगे। तो ट्रायल दोनों का इकट्ठा चल रहा है, तो दोनों का जो हुक्मनामा है ऑपरेटिव पार्ट दोनों के ऊपर लागू हो जाएगा। 4 हफ्ते के अंदर साइफ़र का मामला ट्रायल कंप्लीट करना पड़ेगा। अब ये खुसूसी अदालत जो भी फ़ैसला करे, लेकिन बज़ाहिर तासुर यह है कि ये दोनों इस मामले में बुरे तरीके से फंस चुके हैं। और ओवरऑल भी देखें तो इस्टेब्लिशमेंट का और जो इनके सियासी मुखालफिन है उनका रवैया देखें तो मुझे लगता नहीं था कि इस मामले से बच पाएंगे, लेकिन हमारा ख्याल ये था कि ये मामला भी लिंगर ऑन करेगा। हो सकता है शाह महमूद कुरैशी के लिए कोई महफूज रास्ता निकल आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सरबराही है वो आइंदा शाह महमूद कुरैशी करें और इमरान खान कहीं इलेक्शन के करीब जाके फंस जाएँ, फिर हायर कोर्ट्स में जाएंगे पोस्ट इलेक्शन, जैसे नवाज शरीफ की अभी तक अपीलें पड़ी हुई हैं हाई कोर्ट के सामने। तो उस तरीके से इमरान खान का मामला लटकता रहेगा और फिर कहीं जाके हाई कोर्ट या मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट में जाके उनको रिलीफ मिले, तब तक उनके ख़िलाफ़ सज़ा का अमल चलेगा। लेकिन आज वाला जो फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है उसने एक लिमिट सेट कर दिया, एक मुद्दत का तयन कर दिया 4 हफ्ते। तो 4 हफ्ते, अभी इलेक्शन बहुत दूर है, इलेक्शन तो जाके फरवरी में होना, उससे पहले इसका मतलब है कि ये जो जेल ट्रायल वाला अमल है खुसूसी अदालत का, ये मुकम्मल हो जाएगा और फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेशियाँ भुगत रहे होंगे। शायद मुमकिन तौर पर नाहल भी हो चुके हों और सज़ा भी पा चुके हों। तो इलेक्शन से पहले ये प्रोसेस जो है दोनों के लिए, ना सिर्फ इमरान खान के लिए बल्कि शाह महमूद कुरैशी के लिए भी मुश्किलात का सबब बनने जा रहा है। बड़ी वाज़ेह इंडिकेशन है आज के हुक्मनामे के अंदर। और जहाँ उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के लिए प्रिंसिपल एक्यूज़ का जिक्र किया है, वहाँ पर शाह महमूद के मुस्तकबिल का तयन भी हो जाता है। हमारे ख्याल इब्तदाई तौर पर यही था कि शाह महमूद इस मामले में शायद बच निकलने में कामयाब हो जाए, लेकिन अब नहीं लगता। अब लगता यह है कि दोनों इस मामले के अंदर फंसे हुए हैं और रगड़े जाएंगे और फिर हायर कोर्ट से जाकर रिलीफ के लिए इस्तदा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल वो मुश्किलात का शिकार नज़र आता है। एक तो वैसे ही है कि कोई बंदा इनकी जमात का जिसने नारा लगाया हो या इमरान खान की हिमायत का जिक्र कहीं कर दिया हो गलती से, वो या उठाए गए या मिसिंग हो गए या उनके कारोबारों के ऊपर ऐसी अफ्ताद पड़ी कि उनको मजबूरन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और अलहदगी का ऐलान करना पड़ा। एक ग्रुप तो वो था जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले ही छोड़ दिया। बाकी जिन्होंने खुल के साथ देने के लिए थोड़ी बहुत दमखम दिखाया, उनके हालात अब यही हैं कि सारों ने माफ़ी तलाफ़ी करके जान छुड़वाने की कोशिश की है। उनके ऊपर काबिल रहम भी हैं बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं, जैसे मैं उस्मान डार का कई दफ़ा हवाला देता हूँ, जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बाद उसने यही कुछ ही करना था। लेकिन ये फ़हरिस्त लंबी है और अभी मज़ीद लंबी होती जाएगी और जो साथ नहीं छोड़ेगा और या इलेक्शन के दिनों में जो उसका खुल के साथ देने की कोशिश करेगा, मुझे लगता यह है कि वो भी इन्हीं मुश्किलात का शिकार होगा। तो एक तरफ मैदान बंद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उससे जुड़े हुए लोगों के लिए और दूसरी तरफ PMLN के लिए ये मैदान खुला होगा, या इस्तेहकाम पाकिस्तान या परवेज़ खटक के लिए ये एक ओपन ग्राउंड होगी जहाँ वो अपने कैंडिडेट्स फील कर सकेंगे। लेकिन ऐसे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर और उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर एक सवालिया निशान होगा। कितना उसको कबूलियत होगी अवाम के अंदर, ये एक सवालिया निशान है जिसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। दूसरा मामला वो फैज़ाबाद धरने के हवाले से। फैज़ाबाद धरने की तारीख़ हमें पहले इससे डी चौक वाले धरने से शुरू करनी चाहिए। डी चौक का धरना भी और फैज़ाबाद धरना भी, इन दोनों के मतलब सियासी हलकों का ख्याल, ख़ास तौर पर उस वक्त की नून लीग का हुकूमत का ख्याल यही था कि ये उनकी हुकूमत को गिराने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने करवाए थे दोनों धरने। दोनों की बैकिंग जो थी इस्टेब्लिशमेंट की थी। फैज़ाबाद धरने में भी 126 रोज़ इमरान खान बैठे हुए थे। डी चौक का धरना एक और सूरत में तहरीक लब्बैक आई थी, लेकिन उसके ऊपर भी इल्ज़ाम यही था कि इसके पीछे भी बैकिंग इस्टेब्लिशमेंट की थी। उसमें जनरल फैज़ के हवाले से अबसार आलम ने जो इल्ज़ामात लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक कमीशन, तहकीकाती कमीशन का मुतालबा किया था, ऑर्डर किया था। मुतालबा तो हम जैसे लोग करते हैं, उन्होंने हुक्म दिया था कि इसके ऊपर कमीशन बनाया जाए। जो कमीशन के लिए हुकूमत ने 3 नाम दिए हैं, वो पुलिस के 2 रिटायर्ड IGs हैं जिनके नाम सामने आए और एक तीसरे वज़ारत दाखिला के अफसर हैं। अब अगर पाकिस्तान में कोई ये बंदा यकीन करता है, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ही बात कहने लगा हूँ कि कोई रिटायर्ड पुलिस अफसर, खा वो IG हो
या इवन सर्विंग आईजी हो, वो किसी जनरल का और वो भी रिटायर्ड DGISI का ट्रायल कर सकता है और उसको तलब कर सकता है, तो बहुत खाम ख्याली में है। मैं नहीं यकीन करता इस बात के ऊपर। पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म भी किसी रिटायर्ड जनरल को बुला के उससे पूछगिछ नहीं कर सकता, इतना ताकतवर नहीं है सिविल स्ट्रक्चर। तो आपको अगर तहकीकात करनी थी तो तहकीकात के लिए पहला स्टेप ये होना चाहिए था कि आप फ़ौज से ही उनसे अफसर लेते, हाजिर सर्विस किसी जनरल से या रिटायर्ड किसी जनरल से, उसको उसकी सरबराही में कमीशन बनाते और उसको ये ज़िम्मेदारी दी जाती कि आप 4 या 6 हफ्तों के अंदर इसके ऊपर रिपोर्ट दें। ये एक नॉन स्टार्टर होगा, ये काम आगे बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा भी तो कुछ ऐसे लूले लंगड़े तरीके से बढ़ेगा कि इसमें से कुछ भी नहीं निकलने वाला। जो इल्ज़ामात थे वो शायद इल्ज़ामात ही रहे और तहकीकात मुकम्मल ना हो। अब सार आलम ने भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ख्याल ये है कि चलो एक शायद नई बिगनिंग हो जाए, देखते हैं, नहीं तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने 8 हफ्ते के बाद मामला आएगा। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को इस पर क्लैरिटी रहनी चाहिए थी कि वट इज़ डूएबल इन पाकिस्तान, दिस इज़ नॉट डूएबल इन पाकिस्तान। क्या काजी फायज़ साहब ये तवक्को रखते हैं कि एक रिटायर्ड पुलिस अफसर किसी जनरल को बुलाए और उसका कर ले, एहतसाब कर ले? नहीं हो सकता। जो कुछ चीज़ें उन्होंने उसमें शेख रशीद ने अपनी दरख्वास्त भी वापस ली थी, तो उन्होंने 3-4 ऑब्जर्वेशन दिए हैं, बड़ी पावरफुल ऑब्जर्वेशन है। मैं आपको उसका जिक्र करना चाहूँगा। मुल्क में नफ़रतें फैलाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अपने मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हम खुद हैं। कोई सड़कें बंद करके जलाओ गिराओ करके मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। ये डी चौक में भी और फैज़ाबाद में भी दोनों, और जितने शहर बंद हुए थे, लॉकडाउन लाहौर, लॉकडाउन फैसलाबाद, फिर लॉकडाउन इस्लामाबाद, वो वाक़या है जिस दिन फिर चौधरी निसार ने यहाँ पेशावर से आने वाले लोगों को रास्ते में मोटरवे के ऊपर, पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर रोका था और पूरी रात जहाँ शेलिंग जो कुछ हुई थी वो हमारे सामने है। जलाओ गिराओ का कहते हैं तो इस पर खड़े भी रहें, कहें ना कि हमने करवाया था। दोबारा मौका मिले तो क्या फिर मुल्क की खिदमत करेंगे? ये चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट पूछे। सियासतदानों को भी कुछ होश के नाखून लेने चाहिए, वो कुछ करना चाहिए जो एक सियासतदान को ज़ेब देता है, वो कुछ नहीं करना चाहिए जहाँ पर लोग आपको कहना शुरू कर दें कि आप कठपुतली हैं, किसी और के इशारे के ऊपर नाच रहे हैं। और ये इसका इतलाक़ सिर्फ इमरान खान के लिए या शेख रशीद के लिए नहीं है, नवाज़ शरीफ उसकी सबसे पहली मिसाल है, पीपल्स पार्टी उससे दूसरी मिसाल है। तो इससे आगे बढ़ें, मुल्क का सोचें, अपने वोटर्स का, आवाम का सोचें, तो फिर रास्ता मिलेगा। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक सीनियर रहनुमा है PMLN से, पलविशा खान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और नईम पंजोथा साहब वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर मुसद्दिक, पहले साइफ़र वाले मामले से शुरू करते हैं। साइफ़र का केस बड़ा टेढ़ा केस है। जलसे के अंदर 27 मार्च को जब इमरान ने वो ख़त लहराया था तो अवाम के अंदर उनकी पजीराई नेक्स्ट लेवल हो गया था, लोगों ने उनको बहुत कबूलियत दी। एंटी अमेरिकनिज़म जो था उनका बड़ा पॉपुलर हुआ। एंटी जनरल बाजवा जो उनकी जलसों के अंदर वो मीर जाफ़र मीर सादिक की ललकार थी, वो बड़ी पॉपुलर हुई। लेकिन उन्होंने उस दिन एक नया खाता खोल लिया था कि साइफ़र को पब्लिकली ये दिखा के और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मत्था लगाया था उसका अंजाम कार कुछ ऐसा ही होना था जहां हम जा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन प्रोसेस पे इसके क्या असरात होंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिका के ख़िलाफ़ तो उन्होंने यहाँ पे वो साइफ़र निकाला और बहुत बड़ा एक मुकदमा पेश किया। लेकिन आपको पता है कि फिर अमेरिका में जाके उन्होंने एक लॉबिस्ट हायर किया, और वो लॉबिस्ट वो हायर किया जो 1970, 80, 90 की दिहाई में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ कैंपेन करता रहा है, और बाकायदा उसको पैसे दे के हायर किया। उसके बाद जिसने साइफ़र जिसके हवाले से लिखा गया उनको जाते हुए तारीफ़ी कलमात भी वहाँ पे कहे गए एम्बेसी के अंदर, और उनकी तारीफ़ भी की गई। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिक्स हमें ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन हमें ख़ारजा पॉलिसी को अपनी पॉलिटिक्स की नज़र नहीं करना चाहिए।